सॉरी बेटा, वो उल्टा ये बताता है कि जो जो हमें कितना मिल रही है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आप लिखेंगे कि अ वोल्टमीटर अक्रॉस अ सेल, अ वोल्टमीटर अक्रॉस अ सेल, खुशी बेटा रीड्स ईएमएफ या टीपीडी? रीड टीपीडी। बट बेटा जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं सेल के अक्रॉस तो वो टीपीडी रीड करता है। बट टू लेबल द सेल, बट टू लेबल द सेल, अगर आप चाहते हैं कि आप सेल को लेबल करें, वी नीड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF of a cell can be found by following two methods. EMF of a cell can be found by the following two methods. तो बेटा ईएमएफ को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है जी, ईएमएफ को फाइंड करने का जो पहला मेथड है वो है, लिखे नंबर 1, लिखे ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है कंपैरिजन मेथड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। कंपैरिजन मेथड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा ईएमएफ को फाइंड करने के दो मेथड्स क्या हो गए फिर? एक हो गया कि आप ग्राफ बना के फाइंड कर लो, और दूसरा हो गया कि आप पोटेंशियोमीटर यूज करो और कंपैरिजन के थ्रू ईएमएफ फाइंड कर लो। मैं समझाता हूं कि ये दोनों मेथड कैसे यूज होते हैं। तो असल में हम सेल को करने लगे लेबल। सेल को लेबल करने के दो मेथड्स हैं, एक मेथड क्या है ग्राफ के थ्रू, और दूसरा मेथड क्या है पोटेंशियोमीटर वाला मेथड। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड। बेटा जब भी हम किसी चीज का ग्राफ बनाते हैं उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए और वेरिएबल्स चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड में हमें एक चाहिए होगी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए होगा, और कुछ डेटा चाहिए होगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सेल के साथ हम लगा देंगे, ये हो गया आपका रियल सेल, और इस रियल सेल के साथ हम लगा देंगे एक वेरिएबल रेजिस्टर। क्या लगा देंगे? वेरिएबल रेजिस्टर। लेकिन एमीटर लगाएंगे करंट को रीड करने के लिए, रेजिस्टर को कर देंगे वेरिएबल, और ये वेरिएबल रेजिस्टर हो जाएगा कैपिटल R, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस लगा देंगे एक वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस सो दैट एक्यूरेट होगा। अब होगा क्या? आप बताएं, जब आप R को कम ज्यादा करेंगे तो क्या करंट कम ज्यादा होगा या नहीं होगा? R को कम ज्यादा करने से करंट क्या होगा? नहीं बेटा ऐसे ना करो, आप लोड को चेंज करेंगे तो करंट चेंज नहीं होगा। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, जब आप चेंज करोगे R को तो करंट चेंज होगा ना। ठीक है, ये बना लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये है जी सर्किट, यही पड़ा है, पिक्चर देखो। पिछली क्लास में आप लोगों ने मुझे कहा था कि अगर वोल्ट मीटर सेल को लेबल नहीं करता तो फिर क्या करेंगे? फिर दो मेथड होते हैं, एक मेथड को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरे मेथड को हम कहते हैं कंपैरिजन मेथड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। एक मेथड को क्या कहते हैं? ग्राफ वाला मेथड। दूसरा मेथड क्या हो गया? उसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर वाला मेथड। तो अभी हम कर रहे हैं ग्राफ वाला मेथड। ठीक है, अब सेल के साथ क्या लगा देंगे? वेरिएबल रेजिस्टर, उसके पैरेलल में लगा देंगे वोल्ट मीटर, उसी सर्किट में एमीटर लगा देंगे। अब क्या कहानी होगी उस पे आते हैं। अगर मैं इस सर्किट के सिंबल्स ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इस सर्किट के सिंबल्स ड्रॉ करता हूं तो वो क्या बनेंगे? सेल रियल होगा या आइडियल होगा? बेटा आइडियल सेल को तो लेबल करने की जरूरत ही नहीं होती। हम किसको लेबल करते हैं? रियल सेल को। तो इस सर्किट के अगर सिंबल बनाएंगे तो ये
सेल के अंदर दो चीजें हो गई, द सोर्स ऑफ ईएमएफ, सेल के अंदर दो चीजें कौन सी हो गई, द सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इस पे हम लिखेंगे कैपिटल ई, इस पे हम लिखेंगे स्मॉलर आर, और ये हम बना देंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन, बनाते जाओ मेरे साथ साथ। अच्छा, अब ये जो है ये कॉपी कर, इसके साथ भैया जी बेटा बात सुनो, आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था कि एक वोल्ट मीटर सेल का ईएमएफ रीड नहीं कर सकता, याद है वो वाली बात? फिर आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये तो सस्पेंस हो गया, तो फिर आप बताएं कैसे रीड करते हैं? तो फिर ऐसे रीड करते हैं, हम ये करते हैं कि सेल के साथ लगा देते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, उसके साथ सीरीज में लगा देते हैं एमीटर, और साथ लगा देते हैं वोल्ट मीटर। अब वेरिएबल रेजिस्टर को जब चेंज करेंगे तो करंट और वोल्टेज दोनों चेंज होंगे। बेटा अगर हम रेजिस्टर को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा या नहीं होगा? करंट के चेंज होने से वोल्टेज भी क्या होगी, चेंज होगी। अब आते हैं अगली बात पे, ये हो गया सेल का मॉडल। इज इट अ रियल सेल और एन आइडियल सेल? व्हाट डू यू से? बेटा जी ये है रियल सेल, इस रियल सेल के साथ लगा देंगे एक एमीटर, वो छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहां पे लगा दिया एमीटर, ये हो गया आपका रेजिस्टर, रेजिस्टर को हमने वेरिएबल किया हुआ है। ये एरो क्या बताता है कि रेजिस्टर क्या है बेटा? वेरिएबल। और इस वेरिएबल रेजिस्टर के पैरेलल में हम लगा देंगे क्या चीज? वोल्ट मीटर। ये वाला वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? आर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो, इन अदर वर्ड्स ये टीपीडी रीड करेगा, इन अदर वर्ड्स ये टीपीडी रीड करेगा। अब इस सर्किट की इक्वेशन क्या बनेगी अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा देखें, अगर इस सर्किट में करंट होगा आई, अगर इस सर्किट में करंट होगा आई तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर इस सर्किट में करंट आई होगा तो इक्वेशन बनेगी, ये बना दो फिर आगे की डिस्कशन करते हैं। इसके ऊपर आ जाएगा आई टाइम्स स्मॉलर आर। क्या मैं आई टाइम्स स्मॉलर आर को लॉस्ट वोल्टेज कह सकता हूं या नहीं कह सकता? क्विक आंसर, लॉस्ट वोल्टेज होगा। यहां पे जो वोल्टेज आएगी वेरिएबल रेजिस्टर के ऊपर, वो किसके इक्वल होगी? आई टाइम्स कैपिटल आर के। वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? आई टाइम्स स्मॉलर आर या आई टाइम्स कैपिटल आर? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। वोल्ट मीटर रीड करेगा, वोल्ट मीटर कैपिटल वी रीड करेगा। अब होगा क्या अगर हम आर को बढ़ाते हैं? इफ आर इज इंक्रीज्ड, if R is increased, I will what? I will, बताओ, I will decrease। बेटा कैपिटल R को बढ़ाने से I क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और what will be the effect on capital V? Capital V will क्या हो जाएगा बेटा? ना, will increase। वो इसलिए कि लॉसेस कम हो जाते हैं। बेटा लॉसेस होते हैं करंट डिपेंडेंट, कॉमन सेंस की बात है। करंट कम लॉसेस कम, लॉसेस कम तो आउटपुट ज्यादा। करंट के कम होने से लॉसेस कम हो जाते हैं। जब किसी जगह पे आप लॉसेस को कम करेंगे तो आउटपुट आपका बढ़ नहीं जाएगा। जितने आप लॉसेस कम करते जाएंगे, फर्ज करो तुम्हारे पास है 100 kg की कोई चीज, उसमें लॉसेस है 10 kg, तो बाहर कितना पहुंचा? 90 kg। लॉसेस को कर दिया 5 kg तो 95 kg, लॉसेस को कर दिया 2 kg तो बाहर कितना पहुंचेगा? 98। अब फर्ज करो तुम्हारा 100 वोल्ट का सेल है, 100 वोल्ट का, लॉसेस है 10 वोल्ट, तो बाहर कितना पहुंचा? 90। करंट के कम होने से लॉसेस हो जाएंगे 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो जितना लॉसेस कम होते जाएंगे आउटपुट वोल्टेज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ आ गई बात? तो हमने ये तीन बातें लिखी। हमने लिखा कि अगर आर को बढ़ाएंगे तो आर के बढ़ने से आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आई के कम होने से वी क्या हो जाएगा? वी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लॉसेस कम हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेबलिंग ऑफ अ सेल, और बेटा हमने ये कहा था कि वोल्ट मीटर सेल को लेबल नहीं कर सकता। अच्छा बेटा अभी हम देख रहे हैं कि फिर सेल को लेबल कैसे करेंगे। तो इस तरह से करेंगे कि ये सर्किट बनाएंगे, इस मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं? ग्राफ वाला मेथड। हम ग्राफ के थ्रू करेंगे। अच्छा अगर मैं कहूं कि आप मुझे इस सर्किट के लिए वोल्टेजेस की इक्वेशंस लिख के दें,
तो आपको क्या लगता है इस सर्किट के लिए वोल्टेज की क्या इक्वेशन होगी? क्विक आंसर बेटा, इस सर्किट के लिए वोल्टेज की क्या इक्वेशन बनेगी? सोच के बताओ। इस सर्किट के लिए इक्वेशन बनेगी, हम कहेंगे ईएमएफ, मेरे साथ ही लिखते जाओ। ईएमएफ, क्या मैं कह सकता हूं ईएमएफ इज द जनरेटेड वोल्टेज? ईएमएफ इज द जनरेटेड वोल्टेज will be equal to the output voltage plus the lost voltage. Well understood? अच्छा, अब क्या बन गया? E is equal to V plus I times smaller r. बेटा अगर मैं V को सब्जेक्ट बना लूं फिर क्या बन जाएगा? V is equal to E minus IR. कैपिटल आर को चेंज करने से इस इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल चेंज होंगे और कौन कौन से कांस्टेंट होंगे? कैपिटल ई इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? कैपिटल ई इज कांस्टेंट, हाँ। स्मॉलर आर इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? स्मॉलर आर इज अ कांस्टेंट। तो बेटा वेरिएबल तो फिर दो हो गए, एक वेरिएबल हो गया करंट और एक वेरिएबल हो गया वी। यही बात है ना? तो अब कहानी ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं तो उसको कंपेयर किससे करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम कंपैरिजन पे जाते हैं तो y के नीचे हमने v लिख दिया, x के नीचे हमने i लिख दिया। हमने क्या किया? y के नीचे v लिख दिया, x के नीचे i लिख दिया, बाकी क्या रह गया? i के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ना? नेगेटिव आर या नेगेटिव आर? नेगेटिव आर। और प्लस क्या हो जाएगा इसके साथ? कैपिटल ई। अब जरा इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। हमारी जो इक्वेशन बन गई वो है टीपीडी इज इक्वल टू नेगेटिव आर टाइम्स आई और प्लस हो गया ई। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम डेटा कलेक्ट करके वी का ग्राफ बनाते हैं आई के साथ, अगर हम डेटा कलेक्ट करके वी का साथ ग्राफ बनाते हैं आई के साथ, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? देख के बताओ। नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। अगर नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो ग्राफ की शेप क्या होगी? अगर नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो ग्राफ की शेप होगी समथिंग लाइक दिस। जब हमने ग्राफ बना लिया ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब आप मुझे बताएं ये ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहा है? आपका y इंटरसेप्ट क्या होगा? आपके ग्राफ का बेटा जी y इंटरसेप्ट क्या होगा? EMF सर। जी बेटा, वेरी गुड। आपके ग्राफ का y इंटरसेप्ट होगा EMF। मिल गया EMF? मिल गया EMF? वोल्ट मीटर ने EMF रीड नहीं किया, लेकिन जो आपको टीपीडी की वैल्यूज मिली थी उनको प्लॉट करके आपको EMF मिल गया। ठीक। एंड व्हाट अबाउट ग्रेडियंट? इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? इक्वेशन क्या कह रही है, क्या होगा? इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा नेगेटिव ऑफ करंट। नहीं बेटा, आप ऐसे तो ना करें, इक्वेशन पे जी सर, एम जी सर। हाँ, तो m क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मेथड की समझ आ गई? अब इस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो y इंटरसेप्ट EMF है और ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो हमने क्या किया? सेल को लगा दिया एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ, वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज किया, करंट चेंज हुआ, वोल्टेज चेंज हुआ। रेजिस्टर की हमने 5-6 वैल्यूज पे वोल्टेज की 5-6 वैल्यूज ले ली। ठीक है, फिर उन वैल्यूज को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। जब हमने ग्राफ बनाया तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? EMF। लो जी, हो गया, देखो डन। वोल्ट मीटर सीधा EMF रीड नहीं करता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टर लगा के हम R को चेंज करके वोल्टेज और करंट को चेंज करें और उसकी 6 to 7 वैल्यूज लेके ग्राफ प्लॉट कर दें। जब ग्राफ बन जाएगा तो उसका ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट में क्या देगा? EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा क्लियर? पेपर में इसका एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा ही देता हूं। लिखें क्वेश्चन पेपर में इस कंसेप्ट का। जी बेटा, आप बताएं।
हम ईएमएफ को प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं निकाल सकते, वोल्टेज और रेजिस्टेंस? बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ग्राफ वाले मेथड में तो ग्राफ वाला मेथड देखेंगे ना। ओके सर। देखिए अगर इसके अलावा भी मेथड्स हैं तो आपको आइडिया तो समझ आ गया ना। देखिए समझने वाली बात क्या है, वोल्ट मीटर ईएमएफ रीड नहीं करता, एग्रीड या नॉट एग्रीड? वोल्ट मीटर ईएमएफ रीड नहीं करता, वोल्ट मीटर डायरेक्टली ईएमएफ रीड नहीं करता। इज इट ट्रू? यस। वोल्ट मीटर डायरेक्टली रीड करता है टीपीडी। तो हम क्या करते हैं फिर, टीपीडी की मल्टीपल वैल्यूज को यूज करके ग्राफ बना लेते हैं और उस ग्राफ से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ईएमएफ। क्लियर ये बात? अच्छा अब आप एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सेल था और उस सेल के ऊपर लिखा हुआ है रियल सेल, और उस सेल के साथ लगा हुआ है एक आपका वेरिएबल रजिस्टर, और इसके साथ यहां पे लगा हुआ है एक एमीटर, और इसके पैरेलल में लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर। इसको कहा हुआ है कैपिटल आर, कॉपी कर लो। उसके बाद कैपिटल आर इज चेंज्ड and data for emitter and voltmeter reading is collected y एक्सिस पे लिखेंगे आप वोल्टमीटर रीडिंग, y एक्सिस पे क्या हो गया, वोल्टमीटर रीडिंग, और x एक्सिस पे आप लिखेंगे एमीटर रीडिंग। तो किसका डेटा हमने कैलकुलेट किया, वोल्टमीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग का। आपका जो पहला पॉइंट था वो था, आपने कलेक्ट किया, आपका पहला पॉइंट था 0.4 एम्पेयर, जिस पे आपको इधर से वोल्टेज मिली थी 10 वोल्ट। आपके ग्राफ का पहला पॉइंट कितना था, 0.4 एम्पेयर, और उस पे वोल्टेज क्या मिली थी, 10 वोल्ट। और जो आपका ग्राफ बना था इट वाज समथिंग लाइक दिस। और ग्राफ क्या होता है, हमेशा लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है ना। अगर आपको इस तरह के पॉइंट्स गिवन हो तो आप क्या बनाते हैं, हमेशा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या जो मैंने लाइन बनाई हुई है वो इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक्सेप्टेबल है या नहीं है? क्या पॉइंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना? तो दिस लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज एक्सेप्टेबल। सो लाइन को, पॉइंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, डन या कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे चलते हैं। एक पॉइंट है 0.4 एम्पेयर और 10 वोल्ट। दूसरा आपको पॉइंट यहां पे गिवन है और ये है आपका जी 0.7 एम्पेयर, और उसके ऊपर भाईजान ये आपको जो वोल्टेज मिल रही है वो भी बताई हुई है, और ये वोल्टेज आपको मिल रही है 6 वोल्ट। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको लेबल करके दिया मैं। अब जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो लिखें, क्वेश्चन का लिखें ए पार्ट। लिखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMF and internal resistance। करें जी, तो अपने अपने आंसर्स लिख लो, फिर मिलके डिस्कस करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जो भी आपके आंसर हैं, जो आपको समझ आ रहे हैं, आप लिख लो। जब लिख लो तो मुझे बता दो। बेटा आपको सवाल समझ आ गया? आपने बताना है कि सेल का जनरेटेड वोल्ट कितना है और सेल जो है उसकी अपनी रेजिस्टेंस कितना है। और आपको पहले से पता है कि वोल्ट मीटर डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकता था। कर दो, ठीक है। और
इंटरसेप्ट है, ईएमएफ होगा 10 वोल्ट है, ठीक है, ईएमएफ होगा, ठीक है। अब आपका एक नंबर कट जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि जो 10 वोल्ट है वो वाई इंटरसेप्ट नहीं है, और एग्जामिनर ने जो आपको ट्रेक करना था वो मैंने पहले से कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ का एक्स एक्सिस 0 पे नहीं होता। जब ग्राफ का एक्स एक्सिस 0 पे नहीं होता तो जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो वाई इंटरसेप्ट नहीं होता। मेरी बात समझ आ गई? इसको कहते हैं फॉल्स ओरिजिन। एक्चुअली जिसको आप ओरिजिन समझ रहे हैं वो ओरिजिन नहीं है, वो 0.4 से शुरू हो रहा है। तो आपने 10 वोल्ट रीड तो कर लिया ना फिर, तो बेटा ये 10 वोल्ट वाई इंटरसेप्ट है या नहीं है? ये 10 वोल्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं है, तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो एग्जामिनर ये वाला काम करेगा। ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? 0.0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना। तो ये मैं इसीलिए करवा रहा हूं कि आप पेपर में भी इस चीज का ख्याल रखेंगे। जब आप वाई इंटरसेप्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि उधर वो 0 से स्टार्ट भी हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट ही नहीं हुआ फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, ठीक है। फिर हम इक्वेशन से फाइंड करें। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आप ग्रेडियंट फाइंड कर लें। तो बेटा ग्रेडियंट तो फाइंड हर सूरत करना है ना। देखें, एक पॉइंट आपका हो गया 0.4 एम्पियर और उसका y क्या हो गया 10 वोल्ट। दूसरा पॉइंट आपका हो गया 0.7 एम्पियर और उसका y क्या हो गया 6 वोल्ट। और अगर हम निकालते हैं ग्रेडियंट तो वो होगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and you will get a negative answer. 6 volt minus 10 volt divided by 0.7 ampere minus 0.4 ampere. तो ये मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 4/0.3, 13.3। तो बेटा 13.3 नेगेटिव इज द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, कुछ याद है? ग्रेडियंट इक्वल होता है नेगेटिव आर के। तो आर आ जाएगा फिर 13.33 और ये ओम्स। अब हम देखते हैं ईएमएफ कैसे मिलेगी। हम यूं कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। y और x की जगह कोई सा एक पॉइंट, ठीक है, y और x की जगह कोई सा एक पॉइंट। तो दो पॉइंट्स है ना, उनमें से कोई एक यूज कर लो। फर्स्ट करें मैंने 10 वाला यूज किया। 10 वोल्ट इज इक्वल टू -13.33, दैट इज अ ग्रेडियंट। और 10 वोल्ट का x कितना है भैया? 0.4 एम्पियर और प्लस c। तो बेटा बताओ इसका y इंटरसेप्ट इस पूरी कैलकुलेशन के बाद क्या आ गया? समझ आइए बात? दानियाल सीधा क्यों नहीं देखा? क्योंकि 0.4 से स्टार्ट। हाँ, तो हमने क्या किया? इक्वेशन लगा दी। बेटा आंसर बताओ। 15.332 और ये हमारा क्या हो गया? y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है? ईएमएफ के ना। तो बेटा फिर ईएमएफ आ जाएगा 15.332 और ये वोल्ट। कोई कंफ्यूजन है या आगे समझ यहां तक? क्वेश्चन का बी पार्ट भी है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो when capital R will be 13.33 ohm, the output power will be maximum। ये बात है पता? चलें आप ये लिख दें, फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। When capital R is 13.33 ohm, the output power is maximum। इसका लिखो फर्स्ट पार्ट, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। क्या जस्टिफिकेशन है जो आपने बात लिखी है? जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो नॉलेज है उसको यूज करके बताएं ये क्यों ये बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब कैपिटल आर होगा 13.33 तो आउटपुट पावर होगी मैक्सिमम। आप इसका प्रिंसिपल बताएंगे। प्रिंसिपल ये होता है कि जब लोड की रेजिस्टेंस सेल की रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, दैट इज द टाइम व्हेन द आउटपुट पावर इज मैक्सिमम। रूल क्या है कि जब लोड की रेजिस्टेंस या सर्किट की रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस सेल की अपनी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है तब आउटपुट पावर क्या होती है? मैक्सिमम। बात समझ आ गई? सर यानी कि बड़ा आर इज इक्वल टू
जब बड़ा R इज इक्वल टू छोटा R होता है तो आउटपुट पावर मैक्सिमम होती है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है, जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि कैपिटल R की ये वाली वैल्यू छोटे R के इक्वल हो रही है। समझ आ रही बात? हमने जब पी आउट का पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि वो वाला लैंप जिसकी रेजिस्टेंस सेल की रेजिस्टेंस के इक्वल होगी वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, आउटपुट पावर तब क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम इसको यूं लेके चलेंगे, हम कहेंगे कैपिटल R पहले स्मॉलर R is 13.33 ohm, और when capital R will be 13.33 ohm, उस टाइम पे क्या होगा, कैपिटल R will be equal to smaller r and P out will be, खुशी बेटा आइए समझ, P out will be maximum. You'll get maximum P out जब ये कहानी हो गई, ये समझ। क्वेश्चन का इक्वल होंगे जब दोनों। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड करंट व्हेन output power is, सर इससे पहले वाले का हमसे कोई प्रूफ तो नहीं मांगेंगे ना? नहीं प्रूफ नहीं मांगेंगे ना, आपसे नहीं मांगेंगे। फाइंड करंट व्हेन आउटपुट पावर इज इक्वल टू द लॉस पावर। आपने बताना है कि जब आउटपुट पावर लॉस पावर के इक्वल होगी उस वक्त करंट कितना होगा। सोचो और करो, सवाल समझ आ गया? जब आउटपुट पावर लॉस पावर के इक्वल है बेटा, वो तभी होता है जब आउटपुट पावर मैक्सिमम होगी। आप खुद सोचें, जब कैपिटल R स्मॉलर r के इक्वल हो गया तो आउटपुट पावर और लॉस पावर इक्वल हुए या नहीं हुए? तो जब आउटपुट पावर लॉस पावर के इक्वल होती है तभी आउटपुट पावर मैक्सिमम होती है। आप खुद मुझे बताएं, जब कैपिटल R स्मॉलर r के इक्वल होगा तो दोनों पावर सेम होंगी या नहीं होगी? फिर ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी। लेकिन आपसे पूछ कहां पे रहे, आपसे उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। तो जहरी सी बात है, जब लोड होगा, मैं लिखवा देता हूं, ये जो उसने सवाल पूछा हुआ ये इस तरह चलेगा कि लिखो P out will be equal to P lost। करंट तो दोनों का होना ही सेम है, दे आर इन सीरीज। ये कब होगा, व्हेन capital R is equal to smaller r and P out is maximum। इसको एक बार देख, आउटपुट पावर लॉस पावर के कब इक्वल होगी, जब कैपिटल R स्मॉलर r के क्या होगा, इक्वल होगा। वेल अंडरस्टूड? आगे समझ बात? देखो दोनों पावर्स कब इक्वल होंगी, जब दोनों रेजिस्टर इक्वल होंगे। रेजिस्टर इक्वल ना हो तो पावर्स हो सकती है इक्वल, और जब रेजिस्टर इक्वल होंगे उस वक्त आउटपुट पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उस टाइम पे कैपिटल R कितना था और स्मॉलर r कितना था? स्मॉलर r तो हर वक्त होगा 13.33 और कैपिटल R होगा इस टाइम पे कम से कम 13.33। ये भी ओहम्स में, ये भी ओहम्स में। और उस टाइम पे बताना क्या है, करंट। क्या मैं कह सकता हूं कि करंट इक्वल होगा EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉलर r? इट्स अ यस और इट्स अ नो। करंट किसके इक्वल होगा, EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉलर r। तो वैल्यूज पुट करो। EMF आपने फाइंड की हुई है, अपनी फाइंड की हुई वैल्यूज को यूज नहीं करते अनलेस वी आर ऑप्शनलेस। अगर आपके पास ऑप्शन हो ऑफ यूजिंग गिवन डाटा और अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू तो क्या यूज करेंगे, गिवन डाटा, क्योंकि आपकी तो ऑप्शन नहीं है ना। मैंने कहा अगर ऑप्शन हो, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। यहां पे तो ऑप्शन नहीं। अच्छा अब क्या बना, EMF कितना आया था, 15.33 वोल्ट, 332 वोल्ट, और दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका सम हो गया 13.33 प्लस 13.33। बताओ करंट कितना आ गया, 0.575 एम्पियर। तो बेटा करंट हो गया 0.575
75 एम्पियर। क्वेश्चन का लिखो थर्ड पार्ट, लिखो फाइंड कैपिटल R when output power is 3 times, बल्कि रोक जाओ, when output power is 30% of the lost power। सवाल को समझ लो एक बार। सवाल क्या है कि फाइंड कैपिटल R when the output power is 30% of the lost power। खुद करो, क्या कैपिटल R और स्मॉलर r का करंट डिफरेंट हो सकता है? क्या कैपिटल R और स्मॉलर r का करंट डिफरेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। दे आर इन सीरीज। सेल की रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस सीरीज में, उसका करंट डिफरेंट नहीं हो सकता, तो करंट कट जाएगा। इक्वेशन बनाएंगे, करंट कट जाएगा। स्मॉलर r हमेशा क्या रहेगा? क्या स्मॉलर r चेंज होगा? नहीं। चेंज क्या होगा? कैपिटल R। तो आपने फाइंड करना है कैपिटल R। स्मॉलर r जब एक बार फाइंड कर लिया फिर वो दोबारा चेंज नहीं होने लगा। तो स्मॉलर r की क्या वैल्यू थी भाईजान? 13.33 और क्या हो गया? ओम्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे I² कैपिटल R इक्वल होगा 30/100 ऑफ I² स्मॉलर r। एक बार देख लो, इससे आती है समझ ये बात? हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे I² कैपिटल R आउटपुट पावर 30% ऑफ द लॉस पावर। क्या चीज? तो बेटा पावर का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, अब I² क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, पीछे क्या रह गया? कैपिटल R इज 0.3 टाइम्स ऑफ, क्या बन गया बेटा जी? कैपिटल R इज 0.3 टाइम्स ऑफ 0.3 times of smaller। तो कैपिटल R will be equal to 0.3 times of smaller R की क्या वैल्यू थी? 13.33। रेहान आंसर बताओ। 9.3.9 और ये हो गया ओम्स। अच्छा, ये तो हमने एक मेथड को कर लिया, उसका सवाल और एग्जांपल भी कर लिया। एक मेथड कौन सा था? ग्राफ का मेथड। दूसरा मेथड देखो नंबर 2, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड टू लेबल अ सेल। ये हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में। कंपैरिजन मेथड टू लेबल अ सेल। एक सेल को लेबल करने के लिए हम कंपैरिजन मेथड कैसे यूज करते हैं? कंपैरिजन मेथड में ये होता है कि अगर हम कभी दो सेल्स का आपस का कंपैरिजन करते हैं, आप दो सेल्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस कंपैरिजन में आप यूज करते हैं सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर। सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर क्या होता है? ठीक है, सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर। Center zero galvanometer is a highly sensitive galvanometer that tells the direction of current। इसको करंट की मैग्नीट्यूड के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना सेंसिटिव होता है कि बहुत लो करंट पे इसकी फुल डिफ्लेक्शन हो जाती है। अगर बहुत लो करंट पे इसकी फुल डिफ्लेक्शन हो जाती है तो करंट की वैल्यू नहीं बता सकता। ये सिर्फ क्या बताता है? बहुत लो करंट्स की डायरेक्शन बताता है। तो सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर जो है ये गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर इज अ हाईली सेंसिटिव एमीटर। गैल्वानोमीटर इज अ हाईली सेंसिटिव एमीटर। बहुत ज्यादा सेंसिटिव एमीटर को हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। और इस गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। अब अगर इस गैल्वानोमीटर में से करंट होगा 0 तो ये पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा। अगर इस तार में से करंट क्या होगा? 0 एम्पियर, तो पॉइंटर ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा। अगर हम इसको करते हैं इस तरह से कि करंट का फ्लो है इस तरफ, जब करंट का फ्लो इस तरफ होगा तो ये गैल्वानोमीटर का जो नीडल है वो पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट टेल्स द कन्वेंशनल करंट टुवर्ड्स राइट।
तो सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर क्या होता है? करंट की डायरेक्शन बताता है। करंट राइट पे होगा तो पॉइंटर किस तरफ जाएगा? राइट पे जाएगा। और अगर करंट लेफ्ट पे होगा तो पॉइंटर किस तरफ जाएगा? अगर करंट लेफ्ट पे होगा तो पॉइंटर लेफ्ट पे जाएगा। और इसको यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ वोल्टेजेस। किस काम के लिए इसको यूज करते हैं? फॉर कंपैरिजन ऑफ वोल्टेजेस, क्योंकि करंट हमेशा होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो अगर इसका पॉइंटर लेफ्ट साइड पे जाता है तो व्हाट इट शोज, अगर इसका पॉइंटर लेफ्ट साइड पे जाता है तो इट शोज दैट कि करंट का फ्लो किस तरफ है? लेफ्ट साइड पे। कोई कंफ्यूजन इसमें? सर लेकिन हमारा रेजिस्टेंस में किस तरह से है? वो बताऊंगा। फर्ज करें जी आपने दो सेल कंपेयर करने हैं। मेरे पास दो सेल्स हैं। एक सेल है उसकी मुझे वैल्यू भी नहीं पता, एक सेल है जिसकी मुझे वैल्यू बिल्कुल नहीं पता, उसके ऊपर सिर्फ ई लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क है। आपको नहीं पता कि इसकी कितनी बड़ी वोल्टेज है। एक सेल है जिसका आपको नहीं पता कि उसकी कितनी बड़ी वोल्टेज है। उसके साथ आपके पास एक दूसरा सेल है और उसके ऊपर आपका लेबल किया हुआ है ईएमएफ और वो है 10 वोल्ट। अगर आपने ये बताना है कि E1 10 वोल्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा तो व्हाट इज द मेथड? द मेथड इज दैट कि आप पॉजिटिव साइड से करंट को ऑब्जर्व करो। किस साइड से करंट को ऑब्जर्व करो? पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से? पॉजिटिव साइड से। और एक चीज ये है कि आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल को लगा दो नेगेटिव के साथ, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को लगा दो नेगेटिव के साथ, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दो एक सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर। क्या लगा दो? सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर। नो डिफ्लेक्शन का मतलब होगा कि E1 है 10 वोल्ट। डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगी तो E1 10 वोल्ट से बड़ा होगा, डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो E1 जो है वो 10 वोल्ट से छोटा होगा। करंट का फ्लो हमें ये बताएगा कि E1 और 10 वोल्ट में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पहली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सिंपल है, अगर गैल्वानोमीटर पे कोई करंट नहीं है तो लिखें पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 1 वो ये है कि इफ गैल्वानोमीटर हैज नो करंट, तो उस केस में आपका क्या कंक्लूजन होगा? नो करंट का मतलब है वोल्टेज बैलेंस आउट हो रही है ना। नो करंट का क्या मतलब है? दोनों सेल इक्वल पावर के। तो इफ गैल्वानोमीटर हैज नो करंट तो उसका मतलब ये है कि E1 के वोल्ट और 10 वोल्ट के वोल्ट आर इक्वल। नो करंट का मतलब है कि दोनों की जो ईएमएफ है वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? बताओ जी। तो अगर दोनों की वोल्टेज इक्वल है, ईएमएफ इक्वल है, तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन अगर करंट का फ्लो होता है E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से E के पॉजिटिव टर्मिनल के टूवर्ड्स, आपने ऑब्जर्व कहां से करना है? पॉजिटिव टर्मिनल से। लिखो पॉसिबिलिटी नंबर 2। हाँ लिख दो ना, लिख भी दो, ड्रॉ भी कर दो। पॉसिबिलिटी नंबर 2। अब ये कौन सा मेथड है? कंपैरिजन मेथड। समझिए इसको कंपैरिजन मेथड क्यों कहते हैं? इससे एग्जैक्ट मिलता है, आप टेंशन न लें, एग्जैक्ट मिलता है। अच्छा देखो, अब फर्ज करें अगर ऐसा हुआ कि लेट्स सपोज आपने कनेक्ट किया E1 को दूसरे सेल के साथ और करंट का फ्लो था, थोड़ा तेज ड्राइंग बना दो, और करंट का फ्लो था, करंट का फ्लो नीचे की तरफ था। गैल्वानोमीटर ने आपको करंट बताया और करंट किस तरफ था? करंट था नीचे की तरफ। इसके पॉइंटर की डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन क्या बता रही है आपको? कि करंट होगा इसके पॉजिटिव से इसके पॉजिटिव के टूवर्ड्स। ये इसका पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? तो ये करंट का फ्लो क्या बता रहा है? E1 बड़ा या 10 वोल्ट बड़ा? ये करंट का फ्लो बता रहा है कि E1 जो है वो 10 वोल्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। इस मेथड का फायदा क्या मिला? दो सेल्स का बड़ा छोटा पता चल जाता है, और अगर उसी वैल्यू का कोई सेल आ जाएगा तो ईएमएफ भी पता चल जाएगा। जैसे जब करंट 0 होगा तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा? कि ये वाला सेल और ये वाला सेल इक्वल वैल्यू के हैं। कोई कंफ्यूजन?
लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आपको E1 वाली वैल्यू का सेल मिल ही नहीं रहा तो कभी करंट जीरो होगा? फर्ज करें आपको ऐसा सेल, देखें अभी तो 10 वोल्ट पे हो गया जीरो, फर्ज करें E1 की कोई ऐसी वैल्यू है कि उस वैल्यू का कोई और सेल है ही, तो क्या कभी भी करंट होगा जीरो? अगर E1 वाली वैल्यू का सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर तो करंट कभी जीरो नहीं होगा। फिर इस तरह हम EMF तो कभी फाइंड नहीं कर सकते। फिर उसका भी मेथड है, उसका मेथड ये है कि फिर हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। फिर हम क्या यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या होगा वो हम कल देखेंगे। देखो इस मेथड की बेसिक्स क्या है कि अगर हम दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो करंट का फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टेल्स दैट कि कौन सा सेल बड़ा होगा। करंट का फ्लो होगा बड़े वाले सेल से छोटे वाले सेल के टुवर्ड्स। चलिए जब करंट जीरो हो जाएगा तब, जब करंट जीरो हो गया, अगर करंट जीरो हो गया तो E1 10 वोल्ट के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो जहां पे करंट जीरो हो गया एग्जैक्ट वैल्यू चल गई होगा। तो अगर एग्जैक्टली सेम हो फिर चल गया ना। तो देखो बात सुनो, एक केस में पता चल गया। अब आपका सवाल है कि अगर कम ज्यादा हो फिर कैसे पता चलेगा? उसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर मेथड, वो हमने कल करना है। जैसे पिछली बार जब वोल्ट मीटर से काम नहीं हुआ था आपने कहा था नया मेथड क्या होगा, तो अब हमने कुछ नए मेथड देखे। अब आप कह रहे हैं कि अगर E1 वाली वैल्यू का सेल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो फिर हम यूज करेंगे, एक चीज होती है पोटेंशियोमीटर, वो हमने कल पढ़ते हैं। ठीक, वेरिएबल पावर सप्लाई, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई। तो मुझे ये बताओ, अगर E1 की वैल्यू का सेल नहीं है और हम यूज करते हैं वेरिएबल पावर सप्लाई जो कि E1 से बड़ी वैल्यू की है, तो वो E1 को कवर करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। तो उसको चेंज करते हैं, E1 को पकड़ेंगे। समझ आ गई बात? मतलब ये है कि हम 10 वोल्ट के सेल की जगह एक वेरिएबल सप्लाई लगाते हैं और वेरिएबल सप्लाई के जो वोल्ट है वो E1 से बड़े होने चाहिए। जब हम वेरिएबल सप्लाई लगा देंगे और उसको चेंज करेंगे तो जहां पे करंट जीरो होगा वेरिएबल, अब समझ आ गई बात? तो इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। हाँ वही E1 था। अब आइडिया समझ आ गया? जैसे 10 वोल्ट के इक्वल नहीं है तो वेरिएबल लगा दो ना, वेरिएबल को चेंज करते रहो। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ बताओ। हाँ नहीं कोई मसला नहीं, बस क्लास में लो जैसे राहिम रिकॉर्डिंग भेजी है, मैंने रिकॉर्डेड लेसन अभी भेज दी। और सर एस्ट्रोफिजिक्स और वो मेडिकल, एस्ट्रो के तो मुझे बनाने हैं, ये सच्ची बात। मेडिकल के एस्ट्रोफिजिक्स छोड़ के सुन लो ना, एस्ट्रोफिजिक्स छोड़ के सारा कुछ एस्ट्रोफिजिक्स के मुझे बनाने और आपकी क्लासें रहेंगी। याद है मुझे, मैं 2 दिन से नहीं सोया हुआ। मेरे साथ जो मसला हो रहा है वो ये है कि नवंबर के इम्तिहान में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि आपके स्कूल भी चल रहे होते हैं, आपके बाकी एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं और बच्चों का एग्जाम भी चल रहा होता है। अब स्कूल वालों को ये तो नहीं कह सकते कि नवंबर का एग्जाम है तो लेट्स नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। मैं जो है ना सुबह 7 बजे मैं जाता हूँ स्कूल, और मेरी आजकल जो नींद हो रही है वो हो रही है टोटल 2 घंटे की। ठीक है, तो मैं घंटा नींद करने के बाद भी अपने काम पूरे नहीं कर पा रहा, ये हालत है। अच्छा चलो लेंगे आपसे ट्यूशन पे। ये इसलिए कंपल्सरी कर दिए कि वो गवर्नमेंट कर, दे आर ऑप्शनलेस।